Welcome to this channel. All of you are aware about this channel, awareness of legal fraternities. All the viewers who is either a law practitioner or a judicial officer or any student of law preparing for examination or any law graduate preparing for competitive examination, all of such viewers have been watching this channel regularly, which has encouraged me to upload more and more videos apart from all those videos which relate to the lecture series delivered by me during the training program of judicial officers in Bihar Judicial Academy. Time to time, either the judicial officers or members of bar used to give comments after watching my videos, or they have also expressed their desire to give lecture on some important topics on which they feel some difficulty while conducting the cases, or in a case of judicial officer, while adjudicating the issues pending before him. So as per the demand, the lecture of today is on Bihar Building Lease Rent and Eviction Control Act 1982. In short, it is called BBC Act. I have been reminded by most of the viewers that try to explain the legal issue in very simple language, preferably in Hindi, so that all concerned may appreciate what I want to convey to all the viewers regarding the technicalities of law, application of law, and exact provisions of law and the laws decided by the High Courts and the Supreme Court. इसलिए सभी व्यूअर्स के फरमाइश पर मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि धीरे धीरे और सरल शब्दों में, यानी कि हिंदी में, मैं अपनी बात रख सकूं, और जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर मैं कानूनी बिंदुओं को अंग्रेजी में बोलूंगा ताकि उसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ सके। चूंकि हम लोग अब तक के जो प्रैक्टिस किए हैं तो इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश में बोलना किए हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा सुविधा होती है कोई भी डेलिब्रेशंस में या लेक्चर में या आर्गूमेंट में इंग्लिश में बोलना और ड्राफ्टिंग में इंग्लिश में ड्राफ्ट करना। फिर भी बाय एंड लार्ज प्रैक्टिस करते करते हिंदी में भी मैं बोल सकता हूं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ये थोड़ा टेक्निकल एक्ट मीन्स ये स्पेशल एक्ट है, और स्पेशल एक्ट किस बात के लिए, इसके नाम से ही पता चलता है। पहला तो हो गया दी बिहार, इसका मतलब है कि ये एक्ट बिहार का है, तो जब बिहार का एक्ट है इसको बोलते हैं लोकल एक्ट, और जब लोकल एक्ट है तो इससे ये मतलब होता है कि ये बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इनेक्टेड लॉ है, विच इज कॉल्ड लोकल लॉ, स्टेट लॉ। तो इसका एप्लीकेशन बिहार स्टेट के जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है
उसी के अंतर्गत होगा। यानी कि दिस लॉ वुड बी एप्लीकेबल within the territorial boundary of the state of Bihar and in no other part of other state. इसलिए जो जुडिशियल ऑफिसर बिहार स्टेट के बाहर के रहने वाले हैं या वैसे अधिवक्ता जो बिहार स्टेट से बाहर रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं या वैसे परीक्षार्थी या लॉ स्टूडेंट्स जो बिहार स्टेट के नहीं हैं, उनको इस एक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है या अधूरी जानकारी है या किसी प्रावधानों के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है। इन सभी कारणों से कई बार मुझसे अनुरोध किया गया कि आप इस पर भी एक लेक्चर दें, लेकिन एक लेक्चर में यह संभव नहीं है कि पूरे एक्ट के सभी प्रावधानों को और उससे उत्पन्न विषम परिस्थितियों में जो न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए हैं, उस सभी को समाहित करके एक लेक्चर में देना सुविधाजनक नहीं हुआ, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी मेरा अनुभव रहा है कि जो वीडियो लेक्चर लंबा हुआ है उस वीडियो लेक्चर को सभी लोग पूरा नहीं सुन पाते हैं। कई बार उसी टॉपिक पर हमसे डायरेक्ट फोन से या मोबाइल से लोग प्रश्न करते हैं, जिस प्रश्न का हल मेरे लेक्चर में ही दिया हुआ है। यहाँ तक कि संबंधित रूलिंग्स भी मैंने लेक्चर में बोला है और धीरे धीरे बोला है ताकि व्यूअर्स लोग उसको लिख भी सके। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर एक्सटेम्पोर सभी प्रावधान और सभी रूलिंग्स के बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा तो 2 से 2.5 घंटा लग सकता है। इसलिए मैंने व्यूअर के सजेशन के हिसाब से और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को देखते हुए ये प्रयास किया है कि अदर देन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो वीडियो लेक्चर्स होंगे मेरे, वो यथासंभव शॉर्ट होंगे, 30 से 40 मिनट का मैक्सिमम रखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आज ये बीबीसी एक्ट के ऊपर ये लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड पार्ट सुनने को मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट को आप लोग ध्यान से सुनिए। उसमें बेसिक फैक्टर्स जो है इस एक्ट के संबंधित और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस एक्ट का, उसके बारे में, और इसका क्या प्रीएम्बुल है, इस एक्ट को लाने का क्या उद्देश्य है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशंस है और किस तरह से इसको अप्लाई करना चाहिए, इस सब के संबंध में आपको एक फंडामेंटल कंसेप्शन अगर हो जाएगा तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को निपटारा करने में एज ए जुडिशियल ऑफिसर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एज ए प्रैक्टिशनर अगर है लॉ प्रैक्टिशनर तो आपको अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में कोई परेशानी नहीं। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस लॉ का ओरिजिन कहाँ है। इंडिपेंडेंस के पहले ही, जब आज़ादी मिली उसके पहले ही यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि शहरों में बहुत से ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आके रहते हैं, अब विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं या सेवा में हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट सेवा में हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, वैसे व्यक्तियों को सभी को शहरों में अपना आवास नहीं है, अपना घर नहीं है। तो ये जो शहरों में पहले से निवास कर रहे थे या शहरों के इर्द गिर्द के जो पुराने ओरिजिनल वासी थे, उन लोगों ने अपना अपना मकान वैसे व्यक्तियों को किराए पर लगाना प्रारंभ किया। तो ये एक परिपाटी चली और इसको माना गया कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ा मकान है और इवन कि वो रेजिडेंशियल हाउस ही बनाया है अपने लिए और उसमें से कुछ ऐसा पोर्शन है, किसी अगर बड़ा बंगला है तो उसका आउट हाउस है, कोई ऐसा बंगला है जिसका 2 पार्ट है, कोई ऐसा प्राइवेट बिल्डिंग है जिसका कि भी 2-3 पार्ट हो सकता है,
या सेपरेट सेपरेट उसका कमरा है, किसी मकान में 2 या 3 एंट्रेंस है। पहले इस तरह के मकान जहां पर थे, वहां पर लोगों ने अपना सहूलियत को देखते हुए जो एक्स्ट्रा पोर्शन है बिल्डिंग का, उसको लेट आउट करना शुरू किया, यानी कि किराए पर लगाना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये तो अच्छा आमदनी का जरिया है और एक सॉलिड जरिया है। अगर मकान बना के पूंजी लगा देते हैं तो उससे कोई रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट 4 कमरे का है, आप 6 कमरे का मकान बना दिया। अगर सिंगल स्टोरीज का है रिक्वायरमेंट, डबल स्टोरीज बना दिया, तो वो बेकार समझ में। तो जैसे जैसे मनुष्यों की आवश्यकता बढ़ी और शहरी जीवन में खर्चीलापन आया, और जो मकान मालिक का लगा कि मकान से भी कुछ आमदनी हो सकती है, उन लोगों ने किराया को व्यवसाय के रूप में अपनाया। और जब इसका व्यवसायीकरण हुआ तो मकान मालिकों के द्वारा किराएदारों के ऊपर एट्रोसिटीज भी होने लगा। वो सब कारण उसके पीछे लोभ और लालच। अगर पहले से किराया 100 रुपया मिल रहा है तो उसको मनमानी ढंग से किराया बढ़ा देना, या अगर किराएदार मालिक के पसंद के अनुसार नहीं बिहेव करता है, या उससे कुछ अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है, किराएदार उसको अनड्यू एडवांटेज नहीं दे सकता है या दे रहा है, या उसमें बाधक बन रहा है, या और अन्य किसी कारणों से किसी पर मतभेद हो गया है, तो मनमाने तरीके से मकान मालिक किराएदार को खाली करा देते थे। पहले तो धमकाते थे, पहले रिक्वेस्ट किया, अगर नहीं माना तो धमकाया, और धमकाने के बाद ही नहीं माना तो फोर्सफुली, अगर वो मैन पावर है, मनी पावर है, मसल पावर है, पॉलिटिकल पावर है, चाहे कोई भी पावर हो, उसका गलत इस्तेमाल करके किराएदार को जबरदस्ती घर से निकाल देते थे। तो एक विषम परिस्थिति हो गई। तो इस परिस्थिति को देखते हुए लेजिस्लेचर्स ने इसका संज्ञान लिया और 1947 में पहला एक्ट बना, द बिहार बिल्डिंग लीज रेंट एंड एविक्शन कंट्रोल एक्ट 1947। तो क्या क्या इसमें है नाम में? बिहार तो है इसलिए कि बिहार का एक्ट है। बिल्डिंग का मतलब, इस एक्ट में बिल्डिंग का जो डिफिनेशन है, वो बिल्डिंग का ऐसे जो डिक्शनरी मीनिंग है, कोई बड़ा मकान को हम लोग बिल्डिंग कहते हैं, छोटा मकान को हाउस कहते हैं। ऐसे कॉमनली बिल्डिंग छोटा या बड़ा मकान सभी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉमन कंसेप्शन है कि बिल्डिंग माने कोई बड़ा भव्य भवन हो, उसी को बिल्डिंग कहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है टेक्निकली या इटिमोलॉजिकली। तो बिहार के अंदर होना चाहिए और बिल्डिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद बढ़ा है लीज। तो लीज का मतलब होगा किराया, ठेका, पट्टा। तो लीज की बात कहाँ आती है? लीज की बात यह है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। और लीज कहाँ डिफाइंड है? तो लीज डिफाइंड है सेक्शन 105 टीपी एक्ट में। और लीज कैसे होगा? ये लीज का जो तरीका है लीज तैयार करने का, वो 106 में। तो 105 एंड 106 टीपी एक्ट को एक साथ पढ़ने से पता चलेगा कि लीज क्या है। तो लीज इज ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, और वो इंटरेस्ट है राइट टू पजेस। तो लैंडलॉर्ड है जो पजेशन का राइट टेनेंट को दे देता है। क्यों देता है? कि उस राइट के ट्रांसफर में एक कंसिडरेशन होता है, कुछ पैसा लेता है, जिसको कि प्रीमियम बोलते हैं। उसको कई जगहों पर और दूसरे प्रांतों में या बिहार प्रांत के ही कई जगहों में उसको सलामी भी कहते हैं, एडवांस भी कहते हैं, पगड़ी भी कहते हैं, फॉरफिट मनी भी कहते हैं, सिक्योरिटी मनी के रूप में भी लोग लेते हैं। तो ये परिपाटी पहले से चली आ रही है। अन्य शहरों में भी प्रॉपर्टी है, दूसरे स्टेट में भी है। तो कहीं कहीं एडवांस मनी वो वापस नहीं होता है, रिफंडेबल नहीं है, तो उसको फॉरफिट मनी बोलते हैं या नॉन रिफंडेबल बोलते हैं। कहीं सिक्योरिटी के रूप में लिया जाता है तो वो सिक्योरिटी रिफंडेबल होता है विथ नो इंटरेस्ट। कई तरह तरह का प्रैक्टिस में अन्य जगहों में और बिहार में भी कई जगहों में इस तरह का देखा जाता था।
तो कभी कभी अगर मकान मालिक का इंटेंशन है कि ज़्यादा एक्सटॉर्ट करे, तो डेफिनेटली ज़्यादा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट वो प्रीमियम का मांगता था, एडवांस के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में, पगड़ी के रूप में, जो भी कहा जाए। खास करके वैसा बिल्डिंग जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए है, शॉप्स या अदर बिल्डिंग्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस, जिससे कि ज़्यादा इनकम होता है, तो जानबूझ करके उसके लिए ज़्यादा डिमांड किया जाता था। तो धीरे धीरे ये परिपाटी बन गई। परिपाटी बन गई तो हर आदमी जो उस नेचर टेम्परामेंट का नहीं था, वो भी देखता था कि अमुक ने लगाया तो इतना एडवांस मिला, तो हम भी बगल में मेरा मकान या दुकान है, हम लगाएंगे तो हमको भी इतना एडवांस मिलेगा। वो लोभ लालच बढ़ते गया, तो टेनेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ते गया, चाहे तो कॉमर्शियल के लिए हो या रेजिडेंशियल के लिए हो, दोनों में वो टेनेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये लीज की बात करता है। उसके बाद है रेंट की बात करता है। लीज, रेंट और एविक्शन, 3 वर्ड है। तो लीज तो आप समझ गए, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में किरायनामा कहते हैं। किराया नामा माने किराया पर देना। तो किराया पर देना अलग से कुछ इस एक्ट में नहीं है। जो टीपी एक्ट का लीज है वही किरायानामा। इसमें जब किरायानामा का कोई कागज लिखते हैं तो कहते हैं किरायानामा। बट एक्ट ऑफ लेटिंग आउट ए बिल्डिंग बाय द लेसर टू द लेसी इज कॉल्ड किरायानामा। किरायानामा या किराया पर देना, और अगर वो लिखित है तो किरायनामा का डीड, डीड ऑफ किरायनामा मीन्स डीड ऑफ लीज। तो बोलचाल की भाषा में किरायनामा 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 लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये लीज है। लीज का दूसरा हिंदी ठेका भी होता है और पट्टा भी होता है, लेकिन ठेका पट्टा ज्यादातर इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर लैंड में, जो कि आपको मिलेगा मेरे वीडियो में। आपको जो हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ ऑफ बिहार जुडिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने वो लेक्चर दिया था, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है लीज के बारे में, खास करके एग्रीकल्चर लीज के बारे में। तो यहाँ पर आप डिफरेंस समझ लें कि जहां पर एग्रीकल्चर लीज होगा तो एग्रीकल्चर लीज का प्रावधान टीपी एक्ट में 106 में है, 106 में है। और 105 और 107 जो प्रावधान है लीज को डिफाइन करता है, हाउ लीज इज क्रिएटेड, ये दोनों प्रोविजन कॉमन है जो एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर में भी लागू होगा। लेकिन जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग टीपी एक्ट में डिफाइन नहीं है, इसलिए लेजिस्लेचर्स ने बिल्डिंग को भी बीबीसी एक्ट में डिफाइन किया कि क्या बिल्डिंग होगा। तो उसको साधारण रूप में ये समझिए कि बिल्डिंग अगर एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ है, किसी मकान का आउट हाउस भी है, कोई एक झोपड़ी हट भी है, तो सब बिल्डिंग के डिफिनेशन में लाया गया। बिल्डिंग का जो ऑर्डिनरी मीनिंग है सो है, लेकिन बीबीसी एक्ट के अंदर एक छोटा सा पार्ट हो जिसमें कि आदमी रहता हो या कुछ काम करता हो, उस तरह का कोई सराउंडेड एरिया हो जिसके ऊपर रूफ भी हो, चाहे वो किसी भी कंस्ट्रक्शन का हो, वो सब बिल्डिंग के डिफिनेशन में आता है। और आपका डिफिनेशन का चैप्टर इसमें मिलेगा, सेक्शन 2 में डिफिनेशन है, वो डिफिनेशन में सारा आपका बिल्डिंग के बारे में दिया हुआ है, वो स्वयं आप देख सकते हैं। अभी हम प्रीलिमिनरी सब आपको बता रहे हैं कि इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड समझने के लिए कि किस परिस्थिति में ये एक्ट आया और लेजिस्लेचर ने इसको क्यों इनेक्ट किया, ये जानने के लिए। सेक्शन 2B में बिल्डिंग को डिफाइन किया गया है। उसमें इसमें एक टिपिकल चीज आप पाएंगे, जनरल एप्लीकेशन के लिए भी आपको बताते हैं कि जितना भी एक्ट होता है स्टैट्यूट, उसमें डेफिनेशन एक सेक्शन स्पेशल रहता है। जनरली सेक्शन 2 और 3 होता है। पहला रहता है एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का, कि कब कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कब कमेंस हुआ, और दूसरा में रहता है डिफिनेशन। किसी किसी एक्ट में तीसरा सेक्शन में रहता है डिफिनेशन। तो जो जो वर्ड
उस एक्ट में यूज हुआ है और उसका उस एक्ट में क्या माने होगा, वो अगर लेजिस्लेचर ने उसमें लिख दिया है तो उसका माने वही होगा, अदर माने उसमें लागू नहीं होगा। यानी कि किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिलेगा, जिसको ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग बोलते हैं। फिर दो एक्ट हमारे पास है, उसका नाम है जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट सेंट्रल एक्ट भी है और आपका स्टेट एक्ट भी है। इस दोनों एक्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो कोई ऐसा वर्ड है जो डिक्शनरी में है और उसका माने जनरल क्लॉजेज एक्ट में कुछ कॉन्ट्ररी दिया हुआ है, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट का मीनिंग प्रिवेल करेगा। और अगर वो डिक्शनरी में भी वर्ड का मान है, चूंकि सभी वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग दिया हुआ है इंग्लिश डिक्शनरी में, तो वो सभी वर्ड का डिक्शनरी में जो है सभी का जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिलना जरूरी नहीं है। दोनों एक्ट में कुछ कुछ ऐसा वर्ड मिलेगा जो दोनों एक्ट में माने दिया हुआ है, स्टेट एक्ट में भी और सेंट्रल एक्ट में। कभी ऐसा मिलेगा कि स्टेट एक्ट में है और सेंट्रल एक्ट में नहीं मिलेगा। तो अगर ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग है और उसका स्टेट एक्ट या सेंट्रल एक्ट में मीनिंग दिया हुआ है तो ई प्रिवेल करेगा। और अगर कोई स्पेशल स्टेटस है जैसा कि बीबीसी एक्ट है, अगर इसमें वो माने दिया गया है तो ये एक्ट वाला माने प्रिवेल करेगा। यहां पर जो मीनिंग दिया हुआ वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया इसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए, इसलिए जहां लेजिस्लेचर ने डिफाइन कर दिया बिल्डिंग को सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में, तो उसमें लिख दिया बिल्डिंग मीन्स, मतलब बिल्डिंग का माने यही होगा। उसमें है एनी बिल्डिंग, अब चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एनी बिल्डिंग, और हट, जैसा कि मैंने बताया फूस का भी होगा तो हट हो गया, और ए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे कोई मकान है उसमें 6 कमरा है, उसमें एक कमरा लेट आउट कर दिया तो वो भी बिल्डिंग हो जाएगा। और पार्ट ऑफ द हट, या हट भी है तो उसका भी एक पोर्शन अगर दे दिया, मान लीजिए एक रूम है और एक ओसारा है फूस का बना हुआ है, अगर ओसारा को ही लेट आउट कर दिया, रूम को नहीं कर दिया, तो वो भी आ गया आपके बिल्डिंग के डेफिनेशन में। कहता है लेट और टू बी लेट, यानी कि अगर किराया लगा दिया हो पहले से, या लगाने वाला हो या लगा रहा हो, किसके लिए? फॉर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए लगावे तो वो हो जाएगा बिल्डिंग के डिफिनेशन में। अब उसमें और क्या क्या आवेगा, बिल्डिंग का मतलब तो ये हो गया, लेकिन उसको और एक्सटेंड कर दिया गया कि क्या इंक्लूड करता है। तो उसमें इंक्लूड करता है गार्डन, ग्राउंड, आउट हाउस, जो उससे सटा हुआ हो, उसका पार्ट एंड पार्सल हो, और उसके साथ अगर फिटिंग, फिक्सचर्स, फर्नीचर्स वगैरह वगैरह है तो सब बिल्डिंग के डिफिनेशन में आएगा। तो ये समझिए, अब बिल्डिंग आ गया, तब क्वेश्चन होगा कि जब बिल्डिंग आ गया तो बीबीसी एक्ट लागू होगा, अगर बिल्डिंग नहीं है तो बीबीसी एक्ट नहीं होगा। तो टीपी एक्ट कहाँ लागू होगा? जहां बिल्डिंग नहीं है। तो अगर एग्रीकल्चर लीज है तो एग्रीकल्चर लीज का बीबीसी एक्ट में नहीं होगा, वो बिल्डिंग अगर है तो वहां होगा। तो एग्रीकल्चर एक्ट से संबंधित होगा, या ओपन लैंड जो नॉन कल्टिवेबल हुई है लेकिन जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं है, तो भी टीपी एक्ट से गाइड होगा। और टीपी एक्ट से गाइड होगा तो उसका प्रावधान 106 में है, जो टर्मिनेशन ऑफ लीज के लिए नोटिस देना, और उसके बाद आगे प्रावधान मिलेगा 111 टीपी एक्ट में, ABCDEFGH में, कि कब डिटरमिन होगा, कब फॉरफीचर ऑफ टेनेंसी होगा। वो एक कंप्लीट चैप्टर अपने आप में है, विस्तृत चैप्टर है, आप लोग उसके बारे में जानते हो। दूसरा यहां पर है कि टेनेंट किसको कहेंगे। जब बिल्डिंग हो गया तो लैंडलॉर्ड होगा, और लैंडलॉर्ड होगा तो टेनेंट होगा, यानी कि जो ओनर ऑफ द बिल्डिंग है वो किसी आउटसाइडर को रहने के लिए देगा या और कोई दूसरा काम करने के लिए देगा, व्यापार करने के लिए, तो वो टेनेंट हो जाएगा। तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच ही लीज क्रिएट होता है। तो जो लेसर है, यानी कि लैंडलॉर्ड जब लीज क्रिएट करता है या एक्सक्यूट करता है इन फेवर ऑफ टेनेंट, तो लैंडलॉर्ड बिकम्स लेसर एंड द टेनेंट बिकम्स द लेसी।
तो टेनेंट और लेसी में भी कोई फर्क नहीं है और लैंडलॉर्ड और लेसर में भी कोई फर्क नहीं है। लैंडलॉर्ड का मतलब यहाँ पर लेसर ही है और ऑर्डिनरी मीनिंग हुआ लैंडलॉर्ड का मतलब मालिक। मालिक मीन्स ओनर, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग का ओनर है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट को भी डिफाइन कर दिया है एक्ट में। तो डिफरेंस देखिए, लैंडलॉर्ड के बिल्डिंग के डेफिनेशन में आपने देखा बिल्डिंग मीन्स है, लेकिन लैंडलॉर्ड के डिफिनेशन में डिफरेंस पाइएगा। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के डिफिनेशन में, लैंडलॉर्ड के डिफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड लिखा हुआ है, लैंडलॉर्ड इंक्लूड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड का जो ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग है वही रहेगा, यानी कि जो ओनर ऑफ द बिल्डिंग है वही लैंडलॉर्ड है। अब उस लैंडलॉर्ड के कैटेगरी में बाहर से किसी अन्य व्यक्ति को जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए लेजिस्लेचर ने यूज किया लैंडलॉर्ड इंक्लूड्स। तो किस व्यक्ति को जोड़ा गया? जो व्यक्ति रेंट कलेक्ट करता है, रिसीव करता है टेनेंट से। जैसे मान लिया कि हम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, हमने एक बिल्डिंग को किराए पर लगा दिया और हमारा मैनेजर है जो हमारे टेनेंट से रेंट रिसीव करता है या कलेक्ट करता है। तो फॉर दिस पर्पस माई मैनेजर बिकम्स ए लैंडलॉर्ड। वो भी लैंडलॉर्ड है, हम भी लैंडलॉर्ड है, वो भी लैंडलॉर्ड। तो वो कौन सा लैंडलॉर्ड हुआ? ओनर कम लैंडलॉर्ड नहीं हुआ, हम ओनर कम लैंडलॉर्ड है, मतलब हम ओनर भी है लैंडलॉर्ड भी है। और वो सिर्फ लैंडलॉर्ड हुआ अंडर द एक्ट, यानी कि ही इज ए रेंट कलेक्टर लैंडलॉर्ड, रेंट लेने वाला लैंडलॉर्ड है। यहां पर ये डिफरेंस है। दूसरा, कोई एजेंट हो, ट्रस्टी हो, एक्सिक्यूटर हो, लंबा डिफिनेशन है। दूसरा, टेनेंट को कर दिया गया है डिफाइन, इसमें कर दिया है टेनेंट मीन्स। मीन्स जो टेनेंट का माने यहां पर लिखा हुआ है वही होगा, उसके अलावे नहीं होगा। तो टेनेंट मीन्स कि जो रेंट देता हो या देने के लिए उत्तरदायी हो। तो रेंट कौन देता है? जो किराया लेता है वो देता है। रेंट देने के लिए उत्तरदायी कौन है? जो किराएदार है, यानी कि टेनेंट या लेसर, लेसी। तो लेसी देगा। अब उसको बाद में अमेंडमेंट इसमें होते गया, पहले पुराना एक्ट में नहीं था, पुराना एक्ट में इतना ही था। अब बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन आ गया है। तो डेफिनेशन के लिए 2B में बिल्डिंग है, 2F में लैंडलॉर्ड है और 2H में टेनेंट है। ये तीनों डिफिनेशन और अदर डिफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों डिफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय समय पर आपको समझने के लिए, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको देखने के लिए। तो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि पहला डिफरेंशिएशन है कि ये स्टेट एक्ट है। दूसरा, ये स्टेट एक्ट है जो सेंट्रल एक्ट के ऊपर प्रिवेल करता है अगर एक ही सब्जेक्ट पर दो एक्ट बना हुआ हो, तो ये एक अलग एक्ट है। सेंट्रल एक्ट कोई भी ऐसा नहीं है कि बिहार के बिल्डिंग को रेगुलेट कर सके। एक फॉर प्राइवेट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए अलग अलग एक्ट है, रेलवे बिल्डिंग के लिए अलग अलग एक्ट है और बहुत सारे एक्ट्स हैं। लेकिन प्राइवेट बिल्डिंग के लिए उसका लीज और रेंट और एविक्शन से संबंधित जो है वही एक है। फिर रेंट किसको कहेंगे? तो रेंट जो वहां पर रहेगा टेनेंट और जो एग्रीमेंट के मुताबिक वो लैंडलॉर्ड को अमाउंट देगा वही रेंट कहलाता है। तो रेंट को यहां डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि फेयर रेंट को डिफाइन किया गया है। तो फेयर रेंट किसको कहते हैं? क्यों ये जरूरत पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा, जैसे कि हमने कहा शुरू में 1947 में जब एक्ट बना तो लैंडलॉर्ड के अत्याचार से त्रस्त और ग्रस्त किराएदार लोग रहते थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना। इसलिए उस एक्ट के प्रियम्बुल में ही लिख दिया गया टू प्रोटेक्ट द टेनेंट्स फ्रॉम अनरीजनेबल इविक्शन बाय द लैंडलॉर्ड। माने अकारण किसी टेनेंट को लैंडलॉर्ड भगा देता है इससे बचाने के लिए। तो अकारण क्या है? लैंडलॉर्ड के मन पर है, जिसको बोलते हैं टेनेंट एट विल। तो पहले टेनेंट एट विल ही होता था, कोई कानून था नहीं। हमारा मकान है, चलो हटो, हटा दिया। अगर हम ताकतवर है तो जबरदस्ती हटा दिया, अगर थोड़ा रीजनेबल है तो धमका के हटा दिया।
और अगर बहुत ज्यादा लॉ अवॉइडिंग है तो कोर्ट में केस करके हटा दिया। तो उस समय तो बीबीसी था नहीं, तो टीपी एक्ट के तहत जनरल लॉ में या सीपीसी के तहत केस करके हटा दिया जाता था। और उस जमाने में इस तरह का लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच केस कम होता था, ज्यादातर अनरेजिबल इविक्शन होता था, इसलिए लाना पड़ा। तो प्रोटेक्ट करने का जहां तक सवाल है, तो एक्सेसिव रेंट नहीं ले, ज्यादा अमाउंट एडवांस वगैरह नहीं ले, तो प्रावधान बना दिया गया कि 1 महीना से ज्यादा का एडवांस रेंट कोई नहीं लेगा, सलामी पगड़ी नहीं लेगा, अगर लेगा तो नाजायज होगा। दूसरा बना दिया गया कि टेनेंट को खाली तभी करा सकता है जब सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ग्राउंड ऑफ एविक्शन लिख दिया गया कि किस किस परिस्थिति में लैंडलॉर्ड खाली कराएगा। अगर वो परिस्थिति नहीं है तो नहीं खाली करा सकता। तो इसीलिए तीनों वर्ड बड़ा सिग्निफिकेंट है। बिल्डिंग सिग्निफिकेंट है, लीज सिग्निफिकेंट है, रेंट, एविक्शन। तो बिल्डिंग समझ गए, रेंट समझ गए, एविक्शन मतलब खाली कराना। इसको कंट्रोल करने वाला एक्ट, वैसा एक्ट जो बिहार प्रांत के अंतर्गत जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसको अगर किराया पर लगाया जाता है और किराएदार से रेंट लिया जाता है और किराएदार को खाली कराने की प्रक्रिया अपनाई जाती है जोर जबरदस्ती से या किसी प्रकार से, तो उसको जो रेगुलेट करेगा, उसको जो कंट्रोल करेगा, उसके लिए ये लेजिस्लेचर ने पहला एक्ट 1947 में बनाया। तो किराया भी ज्यादा नहीं ले, इसीलिए फेयर रेंट बनाया। अगर मान लीजिए कि कोई मकान मालिक किसी किराएदार से मनमाना किराया ले रहा है, 1,000 होना चाहिए, उसे कह रहा है 5,000 लेंगे, और किराएदार बेचारे को जरूरत है, अंडर कंपल्सन 5,000 दे रहा है, लेकिन उसको बहुत दबाव में है कि बहुत ज्यादा किराया है और मकान मालिक सुन नहीं रहा है, तो पहले कोई उपाय नहीं था। तो इसीलिए इसमें प्रावधान बना दिया गया फेयर रेंट। तो फेयर रेंट किसको कहेंगे? फेयर रेंट हाउस कंट्रोलर का डिजिग्नेशन इसमें किया गया। जो एसडीओ होते थे और आज भी एसडीओ होते हैं, सब डिविजनल हेड जो एग्जीक्यूटिव होता है मजिस्ट्रेट, तो एसडीओ को हाउस कंट्रोलर बनाया गया कि हाउस से संबंधित मैटर्स को वो देखेंगे। तो उसमें एक पावर उनको दिया गया कि आप फेयर रेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो फेयर रेंट डिसाइड करने का जो जुडिक्शन दिया गया वो हाउस कंट्रोलर को दिया गया। तो हाउस कंट्रोलर कैसे करेगा, उसके लिए उसमें प्रावधान बनाया गया, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, मार्केट रेट क्या है, अगल बगल के सिमिलर प्रकार के बिल्डिंग का रेट क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या है कमोडिटीज का, ये सब देखते हुए एग्रीमेंट क्या है, ओरल है, रिटन है, ये सब देख करके सब मिला करके वो फेयर रेंट डिसाइड करते थे। तो फेयर रेंट में दोनों एस्पेक्ट रखा गया कि अगर किराएदार को गिरवांश है कि हमसे ज्यादा रेंट लेना है तो किराएदार भी अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी किसी केस में देखा गया कि अगर टेनेंट जरा अपर हैंड का है और कमजोर है लैंडलॉर्ड, कहा कि कुछ गरीब लोग भी अपना मकान लगा देते थे और दबंग आदमी ले लिया किराए में, तो उनका अपर हैंड उससे कैसे होता था, तो लैंडलॉर्ड को भी ऑप्शन दिया गया कि आप फेयर रेंट दे सकते हैं, पिटीशन फेयर रेंट फिक्सेशन के लिए। तो एग्रीमेंट अगर हो गया 1,000 रुपया के लिए और फेयर रेंट फिक्स हो गया 5,000 रुपया के लिए, तो 5,000 देना पड़ेगा कॉन्ट्ररी टू एग्रीमेंट। अगर 1,000 से 500 रुपया हो गया तो 500 के लिए ही टाइटल है। तो ये स्टैट्यूटरी पावर जो एसडीओ को दिया गया बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया। तो उसको डिस्क्रिप्शन दिया गया कैसे आप डिसाइड करेंगे, साथ ही साथ सर्टेन प्रोसीजर बनाया गया, क्या क्या बेसिस होना चाहिए। तो एग्रीमेंट जो होगा, एग्रीड रेट तो होगा ही, दूसरा होगा अगल बगल के सिमिलर सिचुएशन में क्या रेंट है चल रहा है उसको देखना, तीसरा वो म्युनिसिपल रिकॉर्ड में उसका एनुअल रेंटल वैल्यू क्या है, क्योंकि जितना भी बिल्डिंग बनता है म्युनिसिपल एक्ट जहां लागू होता है उसके अंदर बिल्डिंग का असेसमेंट होता है दो पर्पस से, एक टैक्स के पर्पस से होता है और एक असेसमेंट इसलिए होता है कि
क्या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, कितना एरिया है, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, और उसमें कितने कमरे हैं, किस प्रकार के लिए है, यूज होता है उसका, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल। तब जब टैक्स उसी के आधार पर उसका फिक्स होता है, फिर टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो बनता है रजिस्टर, उसको डिमांड रजिस्टर बोलते हैं। तो हर बिल्डिंग के लिए दो डॉक्यूमेंट होता है म्युनिसिपैलिटी में, एक बोलते हैं असेसमेंट रजिस्टर और दूसरा होता है डिमांड रजिस्टर। तो असेसमेंट रजिस्टर में ओनर ऑफ द बिल्डिंग का नाम दिया रहता है, और डिमांड रजिस्टर में भी ओनर ऑफ द बिल्डिंग का नाम दिया रहता है। तो उसमें कितना टैक्स पेबल है वो सारा डिटेल रहता है डिमांड में, और असेसमेंट में असेस किया रहता है कि इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, इसलिए इसका इतना टैक्स निर्धारित किया जाता है, और ये लाइबल टू बी असेस्ड पीरियडिकली, 3 साल, 5 साल, 10 साल पर ये अपना रेगुलर असेसमेंट होते रहता है और बढ़ते रहता है। तो जब रेंट का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे स्थिति में एसडीओ के यहाँ एज ए कंट्रोलर आइदर ऑफ द पार्टी रेंट फिक्सेशन के लिए जाएगा। अगर लैंडलॉर्ड की आवश्यकता है तो लैंडलॉर्ड जाएगा, टेनेंट की आवश्यकता है तो टेनेंट जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ कंट्रोल हो गया और होने लगा। फिर भी सिविल कोर्ट में केस करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, लैंडलॉर्ड को एविक्शन सिक्योर करने में डिफिकल्टी होती थी, और बहुत बार मुकदमा 10 साल, 20 साल, 30 साल तक ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलता था। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं पहले जब ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करता था तो ज्यादातर मैं टेनेंट का केस, एज ए जूनियर लॉयर था तो छोटा मोटा गरीब दुकानदार वगैरह मार्केट एरिया में टेनेंट लोग जूनियर वकील को रखता था। उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि बड़े वकील को रखे, महंगा वकील को रखे, तो हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ करके कंडक्ट करते थे केसेस। तो एक तो टेनेंट का ऑब्जेक्टिव रहता था कि कितना डिले हो ताकि हम इस बीच में कोई दूसरा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लें। तो डिलेइंग टैक्टिस भी रहता था। जो क्लाइंट के तरफ से वकीलों का भी रोल होता था कि मैटर को डिले कैसे किया जाए, खास करके वैसे केस में जहां पर कोई मेरिट नहीं है टेनेंट के पास और लैंडलॉर्ड के एविक्शन का ग्राउंड अच्छा है, क्योंकि जो ग्राउंड लैंडलॉर्ड ने लिया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो एविक्शन हो ही जाएगा जब उस ग्राउंड को प्रूव कर देगा। तो ऐसी स्थिति में डिले वाज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर फर्स्ट कोर्ट से यानी कि ट्रायल कोर्ट से डिग्री हो गया तो अपील कोर्ट, अपील के बाद फिर सेकंड अपील, इस तरह से लंबा लिटिगेशन चलता था। हमको याद है मेरे पास कुछ ऐसे केसेस थे जो राइट फ्रॉम ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 35 वर्षों तक चलते रहा, और उसमें से कुछ 2-3% केस ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट से भी टेनेंट जीत गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेरा किया हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हुआ है, वो 1986 में, वो रिपोर्टेड केस है, मोहम्मद सलीम वर्सेस मिश्री लाल, मोहम्मद सलीम वर्सेस मिश्री लाल, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट। उसमें टेनेंट जीत गया काफी लंबी लड़ाई करने के बाद। ट्रायल कोर्ट से भी जीता था और अपीलेट कोर्ट से भी जीता था टेनेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे। डिवीजन बेंच में, हाई कोर्ट में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस LM शर्मा, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, एज ए जज पटना हाई कोर्ट, उन्होंने सेकेंड अपील में कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट को अपसेट कर दिया था बाई अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ पैरी डिलिक्टो। इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो उस जजमेंट को हम लोगों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग सक्सीड करके, बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, खास करके वो पैरी डिलिक्टो के ऊपर। वो पैरी डिलिक्टो क्या है, अगर आप लोग में से कुछ जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में उसके बारे में बताएंगे। तब ये प्रावधान बनाया टेनेंट के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन टेनेंट मिसयूज करके लैंडलॉर्ड को ही परेशानी में डालने लगा। तब लेजिस्लेचर ने इस पर थिंक अपॉन किया, और बहुत बार जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में कुछ सजेशन भी दिया गया कि इसमें थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए। तब इस एक्ट को कंप्लीटली चेंज किया गया, रिप्लेस किया गया 1977 एक्ट से। तो 1977 में एक कानून बना। तो 77 के कानून में कुछ प्रावधान जो बनाया गया, उसमें प्रियम्बुल तो ही रह गया,
लेकिन कुछ लैंडलॉर्ड के फेवर के लिए भी कुछ प्रावधान उसमें बनाया गया, लेकिन किसी कारणवश उस एक्ट में भी ड्रेस्टिक चेंज करना पड़ा। और लास्टली जो एक्ट अभी जिस आपके सामने है वो 1982 का है। तो 1982 एक्ट में भी फ्रीक्वेंटली 2 बार अमेंडमेंट करना पड़ा, एक 83 में और एक 93 में। तो लेटेस्ट एक्ट जो है 93 अमेंडमेंट, जो एक्ट 24 से हुआ 94 में, उस एक्ट के बाद अभी जो बीबीसी एक्ट है इसी के तहत आपको कार्य करना है। तो अब इसमें बैलेंस बनाने का कोशिश किया गया और इसमें प्रावधान बनाया गया कि लैंडलॉर्ड को अनरीजनेबल डिले का सामना नहीं करना पड़े और टेनेंट है जो डायलेक्ट्री टैक्टिस नहीं अपनाए और केस को लिंगर नहीं करे, तो एक स्पेशल प्रोविजन बना दिया गया सेक्शन 14 बीबीसी एक्ट में 14, जो स्पेशल प्रोसीजर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और कब किया गया कि ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन जो सेक्शन 11 में बनाया गया, कोई भी टेनेंट को कोई लैंडलॉर्ड सिवा सिविल कोर्ट के डिग्री के नहीं हटा सकता या कोई एविक्ट नहीं कर सकता है, इजेक्ट नहीं कर सकता है। तो किसी को पावर नहीं, मतलब एक्सिक्यूटिव एक्शन नहीं हो सकता है, डायरेक्ट फिजिकल एक्शन नहीं हो सकता है, इवन कि अगर एग्रीमेंट में भी है तो भी नहीं लागू होगा, क्योंकि ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज के साथ सेक्शन 11 शुरू होता है, जिसमें ABCD सब कई ग्राउंड्स दिया हुआ है, जिसमें डिफॉल्ट का ग्राउंड है, पर्सनल नेसेसिटी का ग्राउंड है, ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ टेनेंसी है, इस तरह का है, उसमें एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म ऑफ टेनेंसी है। तो इसीलिए ये कुछ प्रोटेक्शन आया लैंडलॉर्ड के फेवर में। तो एक प्रावधान आया कि अगर फिक्स टर्म ऑफ लीज है, यानी कि 5 साल का मान लीजिए, तो 5 साल का लीज है तो 5 साल के बाद अब टेनेंट को कोई स्कोप नहीं रह गया। अगर रिन्यूअल होता है 100 मत 100 गुड नहीं हुआ तो उसको खाली करना पड़ेगा। तो ऐसा देखा गया कि उसके बाद भी लोग नहीं खाली करते थे। दूसरा है कि अगर हमको पर्सनल नेसेसिटी है, मान लिए 5 साल के लिए दिए और हमको पर्सनल नेसेसिटी है, या हमने कोई फिक्स पीरियड के लिए नहीं दिया, तो फिक्स पीरियड के लिए तो मंथली टेनेंसी हुआ। तो पर्सनल नेसेसिटी में हमको चाहिए मकान, तो सेक्शन 14 में टेनेंट को राइट टू कंटेस्ट खत्म कर दिया गया। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमको पर्सनल नेसेसिटी है, या कहते हैं कि फिक्स टर्म ऑफ टेनेंसी एक्सपायर कर गया है, अब हमको एविक्शन का डिग्री दिया जाए, सूट हम फाइल करते हैं एविक्शन सूट, तो लैंडलॉर्ड टेनेंट हैज नो राइट टू कंटेस्ट। ये पहला कंसेप्ट आया। दूसरा हुआ कि तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा, तो राइट टू कंटेस्ट अगर उसको लिया गया तो एक अपॉर्चुनिटी तो दिया जाएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी दिया गया कि वो पहले कोर्ट से लीव लेगा कि हम इसको कंटेस्ट करना चाहते हैं, और लीव में ऐसा ग्राउंड लेगा जिससे प्राइमा फेसी पता चले कि उसको कंटेस्ट करने का मटेरियल है, और उसको वो लीव लेगा ऑन एफिडेविट, और एफिडेविट पर जब उसको लीव मिलेगा तब कोर्ट उसको लीव देगा, तब वो कंटेस्ट करेगा। और कंटेस्ट भी करेगा तो उसका प्रोसीजर सीपीसी में जो जनरल है वो अलग हट करके स्पेशल प्रोसीजर होगा, जो एससीसी केसेज में होता है, स्मॉल कॉज कोर्ट में केसेज में। तो स्पेशल प्रोसीजर जनरल प्रोसीजर में क्या फर्क है? स्पेशल प्रोसीजर में इशू नहीं फ्रेम होता है, लंबा चौड़ा डिपोजिशन नहीं, जिस्ट ऑफ एविडेंस लिखा जाता है, वो भी अलग से डिपोजिशन पर नहीं, प्लेंट के ही बैक पर लोग लिखते हैं। जैसे कि कंप्लेंट केस में ऐसे जो है कंप्लेंट के बैक पर लोग लिख देते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। जब जब कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होता है सेक्शन 200 सीआरपीसी में, तो ऐसे बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, तो ऐसे सोलेम एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट ऑन सोलेम अफर्मेशन, तो 200 में एग्जामिनेशन होता है उसका सीआरपीसी में, तो उसी पर लिखा जाता है। और जैसे समन्स ट्रायल्स में चार्ज फ्रेम में होता है, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो उसी तरह से स्पेशल प्रोसीजर में कोई इशू नहीं फ्रेम होता है, डिपोजिशन अलग से रिकॉर्ड लंबा चौड़ा नहीं होता है, फुल फ्लेजेड उस तरह का जीरा नहीं होता है, सब शॉर्ट में होता है, जिस्ट ऑफ एविडेंस कहिए उसको लिखा जाता है, और पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन एक ये 2 पॉइंट रहता है। उस प्रोसीजर में अगर डिग्री हो जाता है तो टेनेंट को राइट ऑफ अपील है, लेकिन अगर डिसमिस हो जाता है तो लैंडलॉर्ड को नहीं है। इस तरह का प्रावधान बना गया कि कब राइट ऑफ अपील होगा, कब नहीं होगा। तो ये लैंडलॉर्ड के फेवर में
कुछ प्रावधान ला करके उसको बैलेंस करने का कोशिश किया गया। तो ये सब मूलभूत बातें हैं जो आज आपको इस लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर है, आपको बताया गया। अब इस लेक्चर को सुनने के बाद आप एक निगाह, सरसरी निगाह पूरे एक्ट पर डालेंगे और तब अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि एक एक प्रोविजन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इतना काफ़ी है और सफिशियंट है, ताकि बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए। तो आगे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है इस एक्ट के, उसको समझने में आसानी होगी। थैंक यू ऑल।